नमस्कार दोस्तों, मैं ए.के. सिंह और आज हम बात करने वाले हैं लोकतांत्रिक राजनीति या मतदान व्यवहार। आप इस वीडियो के तहत भारतीय चुनाव के प्रति जितने भी आपके फैक्ट हैं जो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और भारतीय चुनाव के प्रति आपकी एक समझ विकसित होगी जो विभिन्न इंटरव्यू में आपके काम आने वाली है। मैं बात करने वाला हूं मतदान व्यवहार या वोटिंग ट्रेंड की। भारतीय चुनाव में जब से लोकतंत्र लागू हुआ, जो आधुनिक लोकतंत्र की जब हम बात कर रहे हैं, तब से भारतीय मतदाताओं का किस तरह का ट्रेंड रहा, मैं उनकी बात करूंगा। और वो ट्रेंड किस तरह से लोकतंत्र को प्रभावित करता है, सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है और आगे चल के वही नीतियां फिर संविधान को भी प्रभावित करती हैं। तो इस तरह से पूरा एक ट्रेंड बनता है। वो ट्रेंड डिपेंड करता है मतदान व्यवहार पर। वो जो हमारा मतदाता है वो किन नीतियों को, किन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदान कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं वोटिंग ट्रेंड से। तो हम पूरी बात करेंगे, इसे समग्र रूप में समझने की कोशिश करेंगे। और समग्र रूप में समझने से पहले मुझे बात करनी पड़ेगी तब से जब भारतीय लोकतंत्र का पहला आम चुनाव हुआ। तो भारतीय लोकतंत्र का पहला आम चुनाव हुआ, उस चुनाव में क्या मुद्दे थे और जो मतदाता ने किस मुद्दों को पसंद करके वोटिंग की, वहाँ से लेके पूरी की पूरी हम बातें करेंगे। हो सकता है इस वीडियो में सारी बातें कवर नहीं हो पाएंगी। आधुनिक लोकतंत्र तक मुझे, आधुनिक जो वोटिंग हुई है वहाँ तक मुझे लेके आना है ये वीडियो। उसके लिए मुझे इस वीडियो को कई भागों में बनाना पड़ेगा। तो आप पहले से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि वोटिंग, मतदान व्यवहार किसी भी लोकतंत्र का क्या है, आत्मा है। और आत्मा के लिए आप जानते हो कि हमें समझने के लिए पहले हमें शरीर को समझना पड़ेगा, और शरीर है हमारा लोकतंत्र। और लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो आधुनिक लोकतंत्र की जब परिभाषा के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं तो आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी कहाँ से? हमारे देश में देखोगे तो यूके से, ब्रिटेन से, और उसके बाद यूएसए ने एक लिखित संविधान लागू किया। यूके ब्रिटेन का लिखित संविधान है नहीं, और यूएसए का लिखित संविधान है जो 1789 में उन्होंने लागू किया था। तो यहाँ से लोकतंत्र की शुरुआत मानी जाती है उससे। और भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ वो 1951-52 में हुआ था। और 1951-52 में ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव था। इस चुनाव में क्या हुआ था कि नेहरू का जो एक नारा था कि हम वयस्क मताधिकार देंगे, उसमें सभी लोगों को मताधिकार दिया गया। अब मैं बात करता हूं कि इस चुनाव से पहले भी भारत में, स्वतंत्रता से पहले जो चुनाव हुए थे वो अंग्रेजी मशीनरी पे हुए थे। और उन अंग्रेज किस तरह से चुनाव कराते थे वो आप जानते हैं। पश्चिम में लोकतंत्र की बातें तो होती थी और लोकतंत्र को वो अपने ऊपर श्रेय भी लेते थे कि हमने आधुनिक लोकतंत्र की परिभाषा दी। और अमेरिका का तो नारा ही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा देशों को लोकतांत्रिक बनाइए। लेकिन अब वहाँ का लोकतंत्र इतना लोकतंत्र नहीं था जितना भारत का लोकतंत्र था। वास्तव में भारत ने ही लोकतंत्र को व्यवहारिक रूप में स्वीकार किया और व्यवहारिक रूप में उसे लागू करके भी वेस्टर्न देशों को बताया। अब अगर आप यूके की, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यूके की बात करोगे तो यूके में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी आपकी 1688 में। और 1688 में उन्होंने गौरवपूर्ण कहा कि लोकतंत्र का वायदा करते हैं, लेकिन वो अपनी महिलाओं को मताधिकार कब देते हैं? मताधिकार देते हैं वो 1928 में। यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए का जो संविधान था वो लागू हुआ था 1789 में, लिखित संविधान लागू कर दिया। और उन्होंने अपनी महिलाओं को अधिकार दिया 1920 में। तो जब तुम अपने पूरे के पूरे मताधिकार, पूरे के पूरे नागरिकों को मत देने का अधिकार ही नहीं दे रहे हो, तो आप कैसे कह सकते हो कि हमने संपूर्ण रूप में लोकतंत्र को लागू कर दिया है? दूसरी बात ये देखेंगे कि जो मूल अधिकारों की बात की है वो यूएसए के संविधान में की गई है और वहीं से ये हमने अपने संविधान में लिए। लेकिन मूल अधिकार, ध्यान रखना, लिए तो हमने यूएसए के संविधान से ही, लेकिन यूएसए ने अपने जो ब्लैक लोग थे, उनके यहाँ रेड इंडियन जिनको हम बोलते थे, उनको मूल अधिकार नहीं दिए थे। तो किस तरह का लोकतंत्र था, ये यहाँ पे बात आ गई। दूसरी बात अब हम करेंगे अपने देश की, अपने भारत में लौट के आ जाते हैं। और लौटने की जब हम बात करेंगे तो भारत के सामने जब स्वतंत्र हुआ था तो एक तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत को एक राष्ट्र बनाना। अंग्रेज किस तरह से भारत को छिन्न भिन्न करके चले गए थे।
तो राष्ट्र बनाने की चुनौती हमने स्वीकार की। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हमने संपूर्ण देश को एक राष्ट्र बनाया। उसके बाद दूसरी चुनौती थी कि हम यहाँ पे लोकतंत्र कैसे स्थापित करें। तो लोकतंत्र स्थापित करने से पहले आप ये देखोगे कि 1947 में क्या हुआ था कि अंतरिम सरकार बनी थी संविधान सभा के आधार पर। संविधान सभा को संसद माना गया और एक अंतरिम सरकार बनी, और अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वो हमारे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतिम सरकार बनी और उसी संविधान सभा के द्वारा हम कानूनों को पास करा के देश में लागू कर रहे थे। और वहीं पे एक कानून बना था हिंदू कोड बिल का। हिंदू कोड बिल कानून की समीक्षा करने की एक समिति बनी और उस समिति के अध्यक्ष बनाए थे B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर जिसको आप जानते हैं कि दलितों का प्रतिनिधित्व कर देते, और उन्होंने हिंदू कोड बिल पे वो चाहते थे कि हिंदू उत्तराधिकार में सभी, चाहे लड़का हो या लड़की, छोटा हो या बड़ा, सभी को समान अधिकार मिले। इसीलिए उन्होंने हिंदू कोड बिल को अपनी प्रतिष्ठा पे लिया और उसे संविधान सभा से पास कराने की भरसक कोशिश की, लेकिन वो संविधान सभा से पास नहीं हो पाया। हालांकि नेहरू जी का भी उसमें अम्बेडकर जी के साथ था कि भाई आप इस बिल को हम पास कराने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखोगे कि उस ज़माने में संविधान सभा के जो मेंबर थे उनमें परंपरावादी या रूढ़िवादी जो हमारे मेंबर थे वो बहुत ज़्यादा थे, और यहाँ तक कि कांग्रेस के ही नेताओं ने इस कोड बिल पे बगावत कर दी और उन्होंने इसको पास नहीं होने दिया। जब पास नहीं होने दिया तो सितंबर 1950 में इस मुद्दे पर जो विधि मंत्री थे B.R. अम्बेडकर, उन्होंने रिजाइन कर दिया कि मैं अपने और अपने वर्गों के प्रति ईमानदार रहना चाहता हूं, और जब तक पूरी तरह से लोकतंत्र में समानता नहीं होगी तब तक मैं इस सरकार में शामिल नहीं होऊंगा। इस मुद्दे पर उन्होंने रिजाइन कर दिया। हालांकि मैंने आपको बताया कि नेहरू जी भी हिंदू कोड बिल के पक्ष में थे अम्बेडकर के साथ, लेकिन नेहरू जी एक मुख्य पद पर थे, तो उन्होंने रिजाइन नहीं किया। जब नेहरू जी ने रिजाइन नहीं किया तो नेहरू जी ने ये कहा कि हम ये करते हैं कि चुनाव कराएंगे और चुनाव में मैं जनता के सामने इस मुद्दे को लेके जाएंगे हिंदू कोड बिल को, और वहाँ पे हम जनता से अपील करेंगे कि भाई आप हमें इस मुद्दे के ऊपर अगर वोट दोगे तो हम चुनाव जीतने के बाद हिंदू कोड बिल को लागू करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये चीज़ थी। तो वहाँ पे जब चुनाव, अब ये डिसाइड हो गया कि चुनाव होगा, आम चुनाव होगा, और चुनाव की जैसे ही घोषणा हुई तो चुनाव की घोषणा 1951 और 52 की बात है। 51-52 में जो चुनाव की घोषणा हुई तो चुनाव से पहले आप देखो कि फिर एक चुनौती भारत के सामने खड़ी हो गई कि 36 करोड़, उस समय 36 करोड़ पॉपुलेशन थी और उस ज़माने की अच्छी खासी पॉपुलेशन थी। इस 36 करोड़ लोगों से आप मतदान किस तरह से कराओगे? तो इस मुद्दे को लेके नेहरू जी के जो पर्सनली रूप से जो एडवाइज़र थे, आप उस समय के जो इंटरनेशनल नेता थे, जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, USA के राष्ट्रपति, और भी भारत के कुछ राष्ट्रवादी नेता थे जिसमें सरदार पटेल भी शामिल थे, तो सब लोगों ने ये कहा कि नेहरू जी, क्या आपने चुनाव कराने का जो निर्णय लिया है, क्या आप जानते हो कि ये चुनाव देश की जनता इस काबिल है कि वो चुनाव की नीतियों को, चुनाव के घोषणा पत्रों को और सरकार की नीतियों को समझ के मतदान करेंगी? तो ये तो पॉसिबल कैसे हो सकता है? जब नेहरू जी से पूछा, विदेशी नेता पूछ रहे थे कि नेहरू जी आपके देश की साक्षरता कितनी है, तो उस ज़माने की साक्षरता लगभग थी 18%। तो वो कह रहे थे आपकी 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन निरक्षर है, वो कैंडिडेट का नाम तक नहीं पढ़ सकती। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो लोकतंत्र के लिए अच्छे से मतदान कर पाएंगे और अच्छे से सोच पाएंगे कि सरकार की नीतियों पे काम करे और उनकी नीतियों पे काम न करे? ये एक तर्क था। और आज आप देखोगे कि ये तर्क आज भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में या चाय की थड़ियों में मुद्दा बनता है। कुछ लोग आज भी इसका पक्ष लेते हैं कि भारत लोकतंत्र के काबिल नहीं था, लेकिन नेहरू ने ज़बरदस्ती लोकतंत्र भारत के ऊपर थोप दिया।
उस ज़माने में जो भारत के राष्ट्रीय नेता थे वो भी कुछ नेहरू को सलाह दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि संविधान हमारा बन के तैयार हो गया है और हम कुछ सालों तक 10-15 सालों तक एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर लेते हैं। उसके बाद अगर हमारी पॉपुलेशन इस काबिल हो जाएगी लोकतंत्र के, तो उसके बाद हम उन्हें लोकतंत्र का अधिकार दे लेंगे। लेकिन नेहरू जी ने ये बात नहीं मानी। अब ये नेहरू जी का डिसीजन सही था या गलत, इसके बारे में थोड़ी सी बातें मैं कर लेता हूँ। थोड़ी सी बातें अगर हम करते हैं तो देखिए, नेहरू जी एक तो समाजवादी नेता थे। वो खुद ही कहते थे कि मैं पूरी तरह से समाजवादी हूँ, उदारवादी हूँ। दूसरी बात ये थी कि जो वो राजनीति जो जिस पार्टी की कर रहे थे, वो पार्टी गांधी जी की लेगेसी पे जुड़ी हुई थी और गांधी जी एक जन नेता थे। वो अपने आंदोलनों में संपूर्ण जनता का समर्थन चाहते थे और वो अपनी नीतियों में भी संपूर्ण जनता का समर्थन चाहते थे। तो उसी लेगेसी पे नेता बने थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू चाह रहे थे कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार बने। इससे हो सकता है कि हमारे विकास की दर थोड़ी प्रभावित हो, लेकिन वो कहते हैं उसमें समन्वय होगा, सभी लोगों का साथ होगा, तो वो विकास जो होगा ज़्यादा स्थायी होगा। लेकिन जो लोग इस नीति की, नेहरू की आलोचना करते हैं, वो एक एग्जाम्पल देते हैं चाइना का, कि भाई चाइना में देखो वो पूरा लोकतंत्र नहीं है और चाइना हमसे ज़्यादा विकास कर रहा है। अगर आप देखोगे, अगर उस तरह की चीज़ें देखोगे, लोकतंत्र विकास, अगर मैं इनके खिलाफ थोड़ा बोल रहा हूँ, विपक्ष के वकील के रूप में बोलूँगा, तो विपक्ष वकील आप ये कह सकते हो लोकतंत्र विकास में वादा है, तो फिर यूएसए भी लोकतांत्रिक देश है, उससे आगे चाइना क्यों नहीं निकला। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये देखोगे, भारतीय संस्कृति को देखोगे, तो एक अमर्त्य सेन की एक पुस्तक आई है अभी कुछ साल पहले, जिसका नाम है आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस। तो अमर्त्य सेन में उस पुस्तक में यही बताने की कोशिश की है कि भारत में जो लोकतंत्र के जो मूलभूत गुण हैं वो भारतीय संस्कृति में समाये हुए हैं। वो वैदिक काल से लेके और आज तक लोगों में वाद विवाद की प्रति जो परंपरा थी वो वैदिक काल से चली आ रही है। चाहे आप गार्गी याज्ञवल्क्य के संवाद देखते हो, आप देखोगे कि शंकराचार्य ने किस तरह से ब्राह्मणों को तैयार किया और उन्होंने कहा कि खुला वाद विवाद करो, लोगों को धर्म शास्त्रों के बारे में पूरा ज्ञान दो, उनसे बहस करो। तो जो लोकतंत्र की परंपरा थी वो पहले से ही भारतीय संस्कृति में विद्यमान थी। दूसरी तरफ हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना को अगर देखोगे तो चाइना की संस्कृति वैसे कोई इतनी समृद्ध नहीं है, लेकिन अगर तुम उसका गहराई में जाके अध्ययन करोगे तो वहाँ की संस्कृति में एक डिसिप्लिन दिया गया। जनजातीय लोगों से वहाँ से वो उनकी उत्पत्ति होती है, तो वहाँ पे कहा गया कि सत्ता या फिर तुम्हारा जो नेता है सिर्फ आपको उसको फॉलो करना है, वहाँ वाद विवाद की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस तरह की संस्कृति चाइना की थी, इस वजह से वहाँ पे उस तरह की चीज़ें एक्सेप्टेबल है। तीसरी बात ये होती है कि चलो एक तर्क उनका सही है, एक तर्क उनका कहीं तक सही लगता है कि विकास तीव्र गति से हो जाता। अगर लोकतंत्र 1951-52 में लागू नहीं होता तो विकास तीव्र गति से हो जाता। तो वहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि वो लोग जो तर्क देते हैं वो विकास का एक ही आयाम को लेते हैं, वो लेते हैं आर्थिक, कि लोग अमीर हो जाते। लेकिन आपको ये भी बात समझनी पड़ेगी कि विकास का सिर्फ एक आयाम नहीं होता, आर्थिक विकास के और भी बहुत सारे आयाम होते हैं डेवलपमेंट के। तो तीसरी बात ये होती है कि नेहरू को, जो मैंने अभी अमर्त्य सेन का आपको रेफरेंस दिया है पुस्तक का, तो नेहरू को भी भारतीय संस्कृति का पूरा ज्ञान था। वो उनकी पुस्तक है एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें आप देखोगे तो नेहरू भारतीय संस्कृति का बहुत ही अच्छा विश्लेषण करते हैं। तीसरी बात ये है कि नेहरू उस समय के एक वैचारिक नेता थे, उन्हें वर्ल्ड राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान था। उसके आधार पर ही, और उसके आधार पर वो समझते थे कि अगर भारत में आपको तानाशाही को थोपोगे तो भारत की जनता शायद उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी किसी भी कीमत पर। और तीसरी बात ये भी है कि वर्ल्ड में जितने भी तानाशाह हुए, आप वो देखोगे कि उन्होंने देश के संसाधनों पर यही कह के अधिकार जमाया था कि हम देश को विकसित बनाएंगे या देश को विकास कर देंगे, और बाद में उन देशों का क्या हुआ ये आप देखते हैं। तीसरी बात और है जो आपको एक पॉइंट और दे देता हूँ
कि नेहरू ने तो वो चीज़ें नहीं की, लेकिन नेहरू की ही बेटी बाद में 1975 में बात करूँगा, जब 1975 के चुनाव मतदान की व्यवहार की बात करेंगे वहाँ पे, कि 1975 में इंदिरा गांधी ने जो काम नेहरू ने नहीं किया वो इंदिरा गांधी ने करने की कोशिश की, और 1975 में इमरजेंसी लगाई। वो वहाँ पे वो ही चाह रही थी कि देश के संसाधनों को पूरी तरह से अपने अधिकार में ले लिया जाए, और उस तरह से जैसे कि उनके लोग, उन्होंने नारा दिया था कि इंडिया इज़ इंदिरा और इंदिरा इज़ इंडिया, तो कहीं ना कहीं वो तानाशाही थी। लेकिन इंदिरा ने पाकिस्तान के 2 टूक किया, हरित क्रांति लिए इतना काम किया, उसके बाद भी 1977 के चुनाव में इंदिरा को भारतीय जनता ने हरा दिया। इस तरह की चीज़ें भारत में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको इस मुद्दे से तो बाहर निकल आना चाहिए कि नेहरू ने जो लोकतंत्र स्थापित किया देश में, उसमें उनका कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं था। आज तक वो ये डिसीजन तो सही है, और सारे डिसीजनों के ऊपर चर्चा की जा सकती है, उसमें कोई नहीं है। मैंने ये तथ्य इस वजह से समाहित किए हैं क्योंकि हम जो पढ़ते हैं ये एक सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट है, और सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट की ये विशेषता होती है कि यहाँ सभी तरह के मुद्दों को समाहित किया जाता है। अगर कोई आलोचना कर रहा है किसी भी चीज़ की, तो उस आलोचना को हमें स्वीकार करना पड़ता है, बशर्ते उस आलोचना को उसने किन तथ्यों के आधार पर आलोचना कर रहा है वो चीज़ें दिख जाती हैं। अगर वो वैलिड तथ्य आप दे रहे हो अपनी आलोचना के पक्ष में, तो वो स्वीकार किए जाएंगे। वही आपके मेंस के पेपर में होता है। अगर आपके पास आलोचना के पक्ष में वैलिड तथ्य नहीं है, तो फिर आपकी आलोचना का कोई मतलब नहीं होता। ये राजनीतिक जलसे और फिर चाय की थड़ियों वाली बात हो जाती है, जो बिना आधार सर पैर की बातें होती हैं। तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि लोकतंत्र किस तरह से भारत में स्थापित किया। अब सबसे बड़ा चुनौती भारत के सामने ये थी कि भारत की ऐसी पॉपुलेशन है जो 80% से ज़्यादा निरक्षर है, वो नाम भी नहीं पढ़ सकती कैंडिडेट का। उस जनता के सामने आप चुनाव कराओगे कैसे? और ये चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा था। तो नेहरू जी ने क्या किया, चुनाव आयोग की जिस तरह से स्थापना हुई और उन्होंने कमेटी बनाई, और उसी टाइम पर एक सुझाव आया कि हम भारतीय जनता के सामने नाम लेके जाएंगे ही नहीं, और उन्होंने कैंडिडेट के लिए एक चुनाव चिन्ह की धारणा बनाई कि हम चुनाव चिन्ह लेके जाएंगे, और लोगों को ये गांव में लोगों को चुनाव चिन्ह को वो आसानी से, और देखो कि आपके चुनाव चिन्ह हैं वो इतने सिंपल दिए गए हैं भारतीय चुनाव आयोग द्वारा कि लोग आसानी से उनको पहचान सके। तो हमें नाम पढ़ने की या नाम पढ़वाने की जनता से ज़रूरत ही नहीं थी। हम सिर्फ और सिर्फ चुनाव में चुनाव चिन्ह के द्वारा पहचाने जाएंगे। इस तरह से भारतीय चुनाव में एक नया प्रयोग हुआ जो पूरी दुनिया इसको देख के आश्चर्यचकित रही। दुनिया के लिए आश्चर्य की बात सबसे बड़ी ये थी कि भारत एक राष्ट्र के रूप में निर्माण हुआ, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए भी अंग्रेज़ों ने भारत की बहुत आलोचना की थी। एक हिटैची अधिकारी थे जो भारत में नौकरी करके गए थे, उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाके भाषण दिया था कि भारत तो राष्ट्र बन ही नहीं सकता, क्योंकि आप देखोगे कि यूरोप के किसी भी 2 देशों के नागरिकों में इतना अंतर नहीं है जितना भारत के बंगाली और मराठी के बीच अंतर है। तो इस तरह की धारणाएं हुई। दूसरी बात ये आई कि वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता क्योंकि बाकी जनता भी इसके लायक है ही नहीं। फिर भी लोकतंत्र के चुनाव हुए और अच्छे से हुए, और इन चुनावों में जो मुद्दा था वो मैंने आपको बता ही दिया। मुद्दा क्या था? हिंदू कोड बिल के नाम पे गए थे कौन? जवाहरलाल नेहरू के हम जीतेंगे तो हिंदू कोड बिल को लागू करेंगे। दूसरी तरफ एक विचारधारा चल रही थी अम्बेडकर की, जो स्वतंत्रता और समानता के लिए और दलित वर्गों के उत्थान के लिए और सामाजिक लोकतंत्र स्थापना के लिए वो लड़ रहे थे कि समाज में जो लोकतंत्र है वो उसकी स्थापना होनी चाहिए।